नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलएन स्मार्ट लर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आए हैं। ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सभी लोगों का एक विजन रहा था, विजन 2020, और उस विजन 2020 में बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं के साथ लोग नई सदी में प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन एक वायरस जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं या SARS-CoV-2 भी आप कह सकते हैं, उस वायरस की वजह से पूरा विश्व प्रभावित रहा 2020 में। आज हम उस वायरस के बारे में, उस वायरस के वैक्सीनेशन के बारे में और भारत में किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें यहां से बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं। साथ में आपके एक जनरल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वैक्सीन आपके लिए कितना सुरक्षित है और किन मानकों के आधार पर भारत में ये जो वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है, ये लाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कोरोना की। सबसे पहले हम यहां जानकारी लेंगे कोविड-19। कोविड-19 है क्या? देखिए, सबसे पहले कोविड की फुल फॉर्म, यहां जो CO है वो कोरोना के लिए है, VI है वो वायरस के लिए है, D इज फॉर डिजीज। तो ये तो रही कोविड की फुल फॉर्म। किस वायरस की वजह से ये होता है? तो SARS-CoV-2 नामक वायरस की वजह से ये होता है। अक्सर इसके सामने नोवेल कोविड-19 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां नोवेल का मतलब इससे पहले इस टाइप की कोई भी डिजीज या कोई भी वायरस नहीं देखा गया था। आगे हम बात करें कि क्या इसके लक्षण होंगे। आप सब जानते हैं हमारी जो भारत सरकार है वो समय समय पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जन जागरण करती रहती है एक कम्युनिटी हेल्थ को या एक कम्युनिटी हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। देखिए, जनरली ये वायरस जनित जो रोग है उसके जो जनरल लक्षण होते हैं उसमें चिल्स, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग, मसल पेन। लेकिन कोरोना के लिए जो एनालिसिस, इसके वायरस को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि जो स्मेल है यानी हमारी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है जब इस वायरस का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। साथ में आप इससे इफेक्टेड हैं या नहीं, इसके लिए आप एक प्रक्रिया भी अपना सकते हैं जिसमें आपका जो श्वास है, जो आपकी ब्रीथ है, उसको आपको 30 सेकंड्स तक रोकना होता है। अगर आप 30 सेकंड्स तक रोक सकते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो एकदम सही हैं और कोरोना से प्रभावित नहीं हैं। यहाँ पे कोरोना का जो प्रभाव रहता है वो सबसे पहले हमारे लंग्स पे और उसके बाद बॉडी के दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उन पे रहता है। तो कोविड-19 के बारे में ये कुछ जानकारियां आपने पाई। हाँ, इसके जो लक्षण हैं वो आपको 2 से और 14 दिन यानी 2 to 14 डेज के भीतर होते हैं। और ये जो वायरस है ये चाइना से शुरू हुआ। चाइना में एक शहर है वुहान शहर, वहां से इस वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद पूरे विश्व में ये वायरस फैल गया और एक महामारी का, वैश्विक महामारी का रूप इस वायरस ने ले लिया। आगे बात करते हैं। देखिए, नए साल में 2020 में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। अगर हम बात करें कि गूगल का जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया शब्द था तो वो कोरोना था 2020 में। ऐसा क्यों है ये आप जानते हैं। आप लॉकडाउन को समझ पाए होंगे, आप क्वारंटीन, आइसोलेशन, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये सारे जो स्लोगन्स हैं वो आपके साथ आए होंगे। तो बहुत ज़्यादा बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है कोरोना के बारे में। लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब 2021 आई तो भारत सरकार एक नए वैक्सीन के साथ, यानी भारत में अभी 2 वैक्सीन्स हैं जो वैक्सीन ड्राइव में यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ हम आए। देखिए, भारत में वैक्सीनेशन कैसे होता है, किन मानकों के आधार पर ये वैक्सीन बनाए गए हैं, इन वैक्सीन्स का कितना उपयोग हमारे लिए रहेगा, वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या महत्वपूर्ण ऐसे स्टेप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ये सब बात हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। भारत में वैक्सीन, अगर हम बात करें कि भारत में जो वैक्सीन्स आए हैं, एक आया है कोविशील्ड, दूसरा आया है कोवैक्सीन। ये 2 वैक्सीन्स इस वक्त भारत में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इन वैक्सीन्स को कैसे बनाया जाता है, कौन सी संस्था है जो इन वैक्सीन्स के उपयोग की अनुमति देती है? तो देखिए, यहां मैं आपको बताता चलूं कि भारत में जितनी भी जो औषधियां होती हैं उनके मानकों को तय करने के लिए एक संस्था है जिसे कि हम CDSO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो केंद्रीय औषधि नियंत्रक मानक नियंत्रक संगठन CDSO को कहा जाता है।
ये वो संगठन है जो किसी भी फार्मा कंपनी को बताता है या किसी भी फार्मा कंपनी को अनुमति देता है वैक्सीन बनाने के लिए। उसके बाद कई चरणों में उस वैक्सीन का टेस्ट किया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा वैक्सीन अगर खरा उतरता है उसके बाद ही उसे एक उपयोग के लिए या आम जन के उपयोग के लिए लाया जाता है। अभी जो दो वैक्सीन हैं, पहले वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वो है आपका कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को बनाने में भारत बायोटेक का पूर्ण सहयोग रहा है। अगर हम बात करें कोविशील्ड की तो कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कोविशील्ड कहां से लाया गया, कौन सी प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए गए या फिर कौन कौन सी कंपनियां इसमें इंक्लूड हैं और कैसे बनाया गया, ये हम बात करेंगे। लेकिन अभी भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जिन दो वैक्सीन को अनुमति दी है वो हैं कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक वैक्सीन है। दूसरा जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है, जो कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। ये जो दो वैक्सीन हैं, यहां पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पुणे में है, इसका हेडक्वार्टर। यहां पे आपको याद रखना है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, इंडियन कंपनी है। इसके साथ अगर हम बायोटेक यानी भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक है वो उसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसके साथ मिलके वैक्सीन बनाया कोवैक्सीन, जिसको हम उपयोग में ले रहे हैं। यह पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है, जबकि कोविशील्ड है उसमें एक विदेशी कंपनी यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कैसे बनाया गया है, कौन कौन से प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं और कितने मानकों पे खरा यह वैक्सीन उतरता है। अगर हम बात करें कोविशील्ड की, सबसे पहले हम यहां कोविशील्ड की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर इस वैक्सीन का निर्माण किया है। देखिए, ये जो वैक्सीन है इसको बनाने में क्या हुआ, सबसे पहले हमने इस वैक्सीन के जो वायरस है यानी कोरोना वायरस जो है, जिसका अगर हम वैज्ञानिक नाम बताएं आपको तो SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को इनकोड किया गया। सबसे पहले क्या किया, SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को इनकोड किया गया। फिर उन इनकोडेड प्रोटीन्स को चिंपैंजी के एडिनो वायरस में डाला गया और एक कृत्रिम वायरस बनाया गया, जो कि एक जो कृत्रिम वायरस है उससे एक वैक्सीन बनाया गया। और उस वैक्सीन जो कि एक वेक्टर वैक्सीन है का उपयोग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसको प्रोड्यूस किया और इस तरीके से हमारे पास कोविशील्ड आया। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडिनो वायरस में इसको मिक्स किया गया, जो कि चिंपैंजी का है। दूसरा है एक कॉमन कोल्ड वायरस है। एडिनो वायरस की बात करें तो चिंपैंजी के कॉमन कोल्ड वायरस है और उसके अंदर जो CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, इनको इनकोड किया गया। अगर इसको और कहें तो SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को इनकोड किया गया। उसके बाद उसको मिलाया गया किसके साथ, चिंपैंजी के एडिनो वायरस में। जो एडिनो वायरस है इसके साथ मिक्स किया गया और फिर एक वैक्सीन कोविशील्ड हमको प्राप्त हुआ। इस जो वैक्सीन है इसकी प्रभावकता लगभग 70% तक पाई गई है, जो कि बहुत अच्छी है। इस वैक्सीन का उपयोग अभी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे जो मित्र राष्ट्र हैं उनको भी हम ये वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। रिसेंटली जैसे बांग्लादेश, ब्राजील और बहुत से मित्र राष्ट्र हैं उनको यहाँ वैक्सीन हमने पहुंचाया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन विकसित किया। यह हमारे वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि है। साथ में वैश्विक सहयोग भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जो कोविशील्ड है उसको आपने जाना कौन सी कंपनी बनाती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको प्रोड्यूस किया है। आगे बात करते हैं हम कोवैक्सीन की। यह पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो यह पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। इसको मैन्युफैक्चर करने में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो रिसर्च है उसने NIB पुणे के साथ, NIB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, उसके साथ मिलकर यह वैक्सीन बनाया और उसके बाद भारत बायोटेक ने इसको प्रोड्यूस किया। भारत बायोटेक वही एक वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है और उसका मुख्यालय
हैदराबाद में है। आगे आपको बताएं कि इस वैक्सीन को कैसे विकसित किया गया। देखिए, इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए सबसे पहले जो पुणे इंस्टीट्यूट है, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, वहां पे कोविड-19 के जो वायरस के कुछ स्ट्रेन्स थे, उन स्ट्रेन्स को लिया गया। उन स्ट्रेन्स को लेने के बाद उनसे एक कृत्रिम वायरस बनाया गया। जो कृत्रिम वायरस था उसको गैर संक्रामक बनाया गया, यानी उससे संक्रमण फैलने के चांसेस नहीं हैं। और जो गैर संक्रामक वायरस हमें मिला वही वैक्सीन में हमने उपयोग किया। ये जो वायरस हैं ये लगभग मृतप्राय होते हैं। ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद एंटीबॉडीज विकसित करते हैं जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ते हैं। तो इस वैक्सीन में सबसे पहले जो रोल रहा है वो रहा है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV पुणे में है ये, और इनसे ये तैयार किया हुआ वैक्सीन है। वैक्सीन का नाम है वो है कोवैक्सीन। तो यहां तक हमने जाना कि कैसे ये वैक्सीन बनाए गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि भारत सरकार किस तरीके से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ा रही है। देखिए, इसके अलावा आपको और बताते हुए चले हम, CDSCO जो है उसमें कुछ और वैक्सीन को मान्यता दी है। यहां पे हम बात करते हैं कि जाइडस कैडिला एक कंपनी है, उसका भी एक जो वैक्सीन है उसको तीसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति दे दी गई है। जी हां, भारतीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन ने तीसरे चरण के प्रयोग की अनुमति कैडिला का जो वैक्सीन है उसको दे दी है। ये वैक्सीन है, ये DNA बेस्ड वैक्सीन रहेगा, और इस वैक्सीन जैसे ही ये 3rd स्टेज से निकलता है उसके बाद हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा अभी लेटेस्ट न्यूज जो आई है उसमें भी मैं आपको बताता हुआ चलूं, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि जो भारत बायोटेक है, यहां अगर हम बात करें भारत बायोटेक की, तो भारत बायोटेक ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप याद रख सकते हैं, भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक नए वैक्सीन पे और ट्रायल किया है, और ये वैक्सीन है, ये इंटरनेशनल वैक्सीन है। इसके ट्रायल की अनुमति भी मिल गई है और बहुत जल्दी ये वैक्सीन भी हमें मिल सकता है। ये वैक्सीन है, इसमें क्या होगा, नाक के द्वारा दिया जाने वाला वैक्सीन ये रहेगा। तो इस वैक्सीन के ऊपर भी ट्रायल चल रहे हैं। तो अभी 2 अंडर ट्रायल हैं और 2 आ चुके हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आ चुके हैं। और जो ये इंटरनेशनल वैक्सीन है भारत बायोटेक का, और एक जाइडस कैडिला का जो वैक्सीन है DNA आधारित, वो दोनों आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कैसे किया जा रहा है इंडिया में। देखिए, सबसे पहले वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो 16 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले पूरे देश में 2 चीजों का ध्यान रखा गया। पहला, एक ड्राई रन करवाया गया। ड्राई रन यानी एक तरीके से हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल किया था कि कैसे वैक्सीन को लगाया जाएगा, कैसे वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाएगा, कैसे वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। क्योंकि जो ये वैक्सीन है कोरोना का, ये बहुत ही निम्न तापमान पर ही सुरक्षित रह पाता है, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है सुरक्षित रहने के लिए। और जो ये कोरोना वायरस है उसके खिलाफ ये वैक्सीन प्रभावी तभी रह पाता है। तो एक ड्राई रन करवाएगा। तो ड्राई रन भी एक इंपॉर्टेंट शब्द बनता है कि ड्राई रन क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि वैक्सीन को पहुंचाने से पहले जो एक मॉक ड्रिल होती है पूरे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की, वो। दूसरा, 16 जनवरी से जब वैक्सीनेशन शुरू किया गया तो सबसे पहले भारत सरकार ने नीति बनाई कि जो ये वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन एक उसमें करा जाएगा एक फेजेस में। सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें कि हमारे मेडिकल ऑफिसर्स या मेडिकल टीम आती है। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनका जैसे कि पुलिस हुआ, आपका टीचर्स हुआ, या कोई भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा। और उसके बाद जो ये वैक्सीन है वो 50+ यानी एज में जो एल्डरली पर्सन हैं 50+, उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे वैक्सीन के बारे में जानना आपके अंदर बहुत सारे, आजकल खबरों में ये है कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है, हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन से बचना चाहिए। तो उसकी जानकारी हम यहाँ लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले वैक्सीन को प्रोवाइड
करने से पहले या वैक्सीनेशन करने से पहले आपका जो वैक्सीनेशन प्रोवाइडर है उसको आपको ये जानकारी देनी होगी। अगर आप रेगुलर मेडिकेशन पे हैं, यानी आपको कोई बीमारी है पहले से, तो ये वैक्सीन आप नहीं लगवाएं तो बेहतर है, या फिर किसी डॉक्टर की सलाह के बाद इसका उपयोग करें। उसके अलावा दूसरा, एलर्जीज। अगर आपको एलर्जीज हैं तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। आपको फीवर है या फिर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो आपको इस वैक्सीन को लगाने से पहले वैक्सीनेटर को बताना चाहिए। ब्लड थिनर की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो भी आपको इस वैक्सीन को लगाने से पहले आपके वैक्सीनेटर जो ऑफिसर है उसको बताना चाहिए। दूसरा ये है कि ये वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको नहीं यूज में लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं उनको भी मना किया गया है। इसके अलावा अगर आपने कोई वैक्सीन पहले से लगवा रखा है तो ऐसा नहीं है कि आपको और ज़्यादा सुरक्षित होने के लिए आप दो वैक्सीन लगवाएं, उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर यू हैव रिसीव्ड अनदर वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन, तो आप ये वैक्सीन का उपयोग नहीं करें। ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपको वैक्सीनेशन से बचना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं कि वैक्सीन ड्राइव को कैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चलाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साइट बनाई है जिसे कोविन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। कोविन एक वेबसाइट है जिसका एक ऐप भी आने वाला है, और ये जो वेबसाइट है इस पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जानकारी के लिए। आपको जब भी वैक्सीन मिलेगा तो वहां से आपके पास कॉल आएगा और आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। साथ में यहीं पे आपको जो हमने बात की आपकी मेडिकल केयर के बारे में कि आपको कोई बीमारी है, आपको कोई एलर्जीज हैं, आर यू ए प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग, इन सब की जानकारी भी आप इस पर दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपको वैक्सीनेशन होगा, कब होगा, किस तरीके से लगाया जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोविन ये एक वेबसाइट है, वैक्सीन नहीं है। कोवैक्सीन एक वैक्सीन है, कोविशील्ड एक वैक्सीन है। उसके अलावा जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक का एक इंटरनेशनल वैक्सीन आ ही रहे हैं जिनकी जानकारी आपको हम समय समय पे देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन जो होता है, आप कहेंगे कि कैसे जो वैक्सीन हैं ये सुरक्षित हैं। आपने अब तक देखा कि 2 वैक्सीन हमारे पास हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत जोर शोरों से चल रहा है, अपडेशंस मिल रहे हैं, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। लेकिन ये वैक्सीन सुरक्षित है तो किन मानकों से एक वैक्सीन बनता है, ये जानकारी भी हम आपको यहां देते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वैक्सीन है उसके कुछ स्टेज होते हैं जिन्हें जनरल स्टेज कहा जाता है। पहला होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, फिर प्री क्लिनिकल स्टेज, फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट, उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू, रेगुलेटरी संस्था रिव्यू करती हैं एंड अप्रूवल्स देती हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है एंड क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखा जाता है। ये एक वैक्सीनेशन या एक वैक्सीन बनाने के विभिन्न चरण होते हैं। अगर हम बात करें और ज्यादा कि कैसे, तो देखिए, सबसे पहले एक आप कह सकते हैं कि एक डिटर्मिनेंट्स तय किया जाता है जिसके ऊपर इस वैक्सीन के प्रयोग किए जाएंगे, और वो डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं और वो जो वैक्सीन प्रोड्यूस जिस पे किया जाएगा, तो जो टारगेट्स होते हैं उनको टारगेट रख के इस वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। फर्स्ट फेज में जो वैक्सीन है वो कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर ट्रायल किया जाता है। एनिमल ट्रायल की जाती है या फिर कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उनके ऊपर इसको ट्रायल किया जाता है फेज 1 में। फेज 2 में इसको एज ग्रुप यानी कई हजारों पे किया जाता है, लगभग 1-2 हजार के ऊपर फेज 2 में ट्रायल किया जाता है। उसमें आपका सेक्स यानी आप मेल हैं या फीमेल हैं, एज यानी आप टीनेजर हैं, ओल्ड एज के हैं, साथ में कोई आपको जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स रही हैं, आपको कौन कौन सी एलर्जीज हैं, ऐसे अलग अलग ग्रुप बना के इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। यानी स्टेज जो 2 होगी आपकी, फेज 2 होगा, इसमें क्लिनिकल स्टडी की जाती है एक्सपेंडेड एंड वैक्सीन इज गिवन टू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि एज, फिजिकल हेल्थ, इसके आधार पर वैक्सीन दिया जाता है और उसके बाद उस वैक्सीन के इफेक्ट्स हैं वो जांचे जाते हैं। जब स्टेज 2 आप क्लियर कर लेते हैं तो स्टेज 3 ट्रायल आता है। स्टेज 3 ट्रायल में आपका वैक्सीनेशन है वो बहुत ज्यादा लोगों किया जाता है, लगभग 25, 30, 40 हजार इतने लोगों पे वैक्सीन को ट्राई किया जाता है। फिर उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है, सारी रिपोर्ट्स हैं वो CDSCO के पास पहुंचाई जाती हैं और उसके बाद वहां पे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो तय करते हैं कि जो वैक्सीन है कितना सुरक्षित है, कितना इफेक्टिव है। ये एक वैक्सीनेशन का ओवरऑल एक आप कह सकते हैं कि इन चरणों के अंदर एक वैक्सीन जो नया वैक्सीन बनता है वो गुजरता है। यहां पे अभी जो 2 वैक्सीन हैं जिनको अनुमति दी गई है उपयोग के लिए, उनकी जो घोषणा है वो भारत के औषधि महानियंत्रक ने की। तो ये आपको नाम याद रखना है,
भारत के जो औषधि महानियंत्रक हैं डॉक्टर बीजी सोमानी, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। उसके अलावा जो वैक्सीन है वो विभिन्न, मैंने कहा आपको, विषय विशेषज्ञ उसको मानकों के आधार पर खरा तय करते हैं या परीक्षण करते हैं। तो वो जो विषय विशेषज्ञ उसमें पल्मोनोलॉजी आती है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, इम्यूनोलॉजी हमारे इम्यून सिस्टम से, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स ये बच्चों से रिलेटेड है, एंड इंटरनल मेडिसिन, इन सब के विषय विशेषज्ञ उस वैक्सीन की मानकता को देखते हैं, परखते हैं, और परखने के बाद ही उसको उपयोग के लिए अनुमति दी जाती है। आगे बात करें, देखिए कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड्स हैं, इनको जिस टेम्परेचर पर रखा जाता है वो है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए एक पूरा कोल्ड चेन बनाई जाती है। आपका वैक्सीन निकलेगा कंपनी से, उसके बाद पहुंचेगा निर्धारित स्थान तक, वहां तक एक कोल्ड चेन बनाई जाती है, जिसमें कि हम कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाते हैं, वॉक इन कूलर्स का उपयोग करते हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एंड आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स भी वहां पे यूज में किए जाते हैं, जिससे कि वैक्सीन है वो पूर्णतः सुरक्षित और मानकों के खरा उतरने के बाद हमारे जो उपयोगकर्ता हैं या जो लोग हैं उन तक पहुंच पाए। तो ये वैक्सीनेशन का एक ओवरऑल ओवरव्यू आपने देखा या वैक्सीन के बारे में जाना। देखिए अब हम कुछ प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे जो कि कोरोना, कोविड-19 और वैक्सीनेशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हमें देखना है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कुछ प्रश्न एनालाइज करते हुए हम यहां चलते हैं। जैसे फर्स्ट, पीपल हु शो नो साइन ऑफ ए गिवन डिजीज, क्या रहेगा आपका? ऑप्शन हैं एसिम्प्टोमेटिक, अनसिम्प्टोमेटिक, अनसिंपैथेटिक एंड नन ऑफ दीज। तो ये आंसर रहेगा एसिम्प्टोमेटिक, यानी कोरोना के बहुत सारे ऐसे केस आए जिनमें सिम्टम्स नहीं थे, तो ऐसे लोगों को जब चेक किया गया तो उनमें कोरोना पाया गया और फिर उनको आइसोलेट किया गया। तो इसका आंसर रहेगा एसिम्प्टोमेटिक। सेकेंड इज कि कोविड-19 डिजीज है, ये कहाँ डिस्कवर हुई? तो सब जानते हैं चाइना में, लेकिन हम देखते हैं कि चाइना तो यहाँ है ही नहीं ऑप्शंस में। फिर हमने सुना कि वुहान वायरस के नाम से जाना जाता है, तो ये शायद वुहान में। आप आंसर इसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि विच चाइनीज प्रोविंस, प्रोविंस का नाम पूछा है, तो ये हुआ था हुबेई से, और जो वुहान है ये कैपिटल है हुबेई की। वुहान का जो फ्लैश मार्केट था वहां पे उस मार्केट से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसका आंसर ए रहेगा, डू नॉट गो फॉर वुहान। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द WHO रिकमेंडेड एज प्रिकॉशनरी मेजर्स? Hold a family gathering, hit the club, wash hands with soap and sanitizer with high content of alcohol and go for a party. Of course, very easily you can answer this. यहाँ पे high content of alcohol है, तो इसमें 60% प्लस अल्कोहल होना चाहिए। जो भी आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं उसमें 60% से ज्यादा अल्कोहल होना चाहिए, तभी प्रभावी रूप से जो वायरस है उसको ये नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स कैन वी ऑल टेक टू फ्लैटन द कर्व और रिड्यूस द नंबर ऑफ डेली केसेस ऑफ कोविड-19? क्या लेना चाहिए? वॉश हैंड्स, गो फॉर ए रन, सोशल डिस्टेंसिंग, टेक पैरासीटामोल्स रेगुलरली। देखिए ये तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। दूसरा, आपको लग रहा है कि फर्स्ट हो सकता है या थर्ड हो सकता है, अगर इसको भी हम हटाते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि डेली केसेस को रोकने के लिए अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो आप सिर्फ स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं, वायरस को फैलने से नहीं रोक पा रहे हैं। तो ऐसी चीज जिसमें वायरस फैलने से रुकेगा तो वो होगा आपका सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो वायरस है उसका संक्रमण है वो कम्युनिटी में नहीं फैलेगा डिस्टेंसिंग की वजह से। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग में ये होता है कि वायरस जो होता है वो लगभग 6 फीट की दूरी हमको रखनी होती है, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम सांस लेते हैं, बात करते हैं, तो 6 फीट तक लगभग वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा सी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द मीन ऑफ द वायरस काजिंग कोविड-19 आउटब्रेक? नाम क्या है उस वायरस का? तो ऑफ कोर्स कुछ वुहान वायरस के नाम से जानते हैं, कुछ कोविड-19 से जानते हैं, लेकिन उसका अगर हम साइंटिफिक नाम करें तो सबसे सही आंसर रहेगा SARS-CoV-2। तो डी विल बी द आंसर। इसमें आपको देखिए आंसर करते वक्त ये देखना है कि सबसे प्रभावी उत्तर कौन सा है, सबसे नजदीकतम कौन सा है। अगर ये नहीं आता है तो आप इस पे जाएंगे, ये नहीं आता है तो फिर आप इस पे जाएंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको तय करना पड़ेगा। तो इसमें आंसर रहेगा डी, SARS-2, which is more widespread in outbreak, in epidemic, in pandemic, and none of these.
देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, WHO ने अपने जो भी विश्व है उसको 6 विभिन्न विभागों में या फिर आप कह सकते हैं प्रांतों में बांट रखा है, 6, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो जो पैंडेमिक है उसकी जो घोषणा WHO करता है, उसके लिए उसके 2 जोन्स में, यानी WHO के जो वर्ल्ड वाइड जोन्स हैं उनमें ये कोई भी जो डिजीज है वो फैलना जरूरी होता है, तभी वो उसे पैंडेमिक बताता है, महामारी है। तो इसका आंसर सबसे ज्यादा वाइडलिस एक पैंडेमिक होएगा, वैश्विक महामारी भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा पैंडेमिक। आगे हम बात करते हैं वर्ड क्वारंटाइन। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो देखिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन ये 2 वर्ड हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। क्वारंटाइन का मतलब होता है, अगर हम प्राचीन यानी एंशिएंट वर्ल्ड की बात करें तो उस वक्त क्या होता था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो जहाज होते थे वो जहाज अलग अलग स्थानों पर, जैसे कि अफ्रीका हुआ, एशियन कॉन्टिनेंट्स हुआ, आपका दूसरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स हुआ, इस पे सब पे वो लोग जाते थे, वहां जाते थे जहाज, और जहाज कई सालों बाद वापस पहुंचते थे। तो जब वो बंदरगाहों पे पहुंचते थे तो वहां जो एंकर्स होते थे उनके पास ही उन लोगों को रुकने के लिए कहा जाता था, क्योंकि जहाजों में बहुत सी महामारियों के कीटाणु होते थे, साथ में वो जिन कॉन्टिनेंट से आए वहां से कुछ वायरस और कुछ बीमारियां भी उनके साथ आती थी। तो उसको चेक करने के लिए उन लोगों को 40 दिन तक वहीं रोका जाता था, डॉकयार्ड्स में ही रोका जाता था। और ये जो शब्द है क्वारंटाइन ये वहीं से आया है, इसका मतलब होता है 40 डेज, मतलब द नंबर 40। तो इसका आंसर रहेगा ए। क्वारंटाइन शब्द उस वक्त ही यूज किया जाता था, उनकी वेस्टर्न कंट्रीज की जो लैंग्वेज है उसमें इस वर्ड का बहुतायत से यूज है। तो क्वारंटाइन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आफ्टर शोइंग सिम्टम्स ही वाज टोल्ड टू फॉर 14 डेज। देखिए शोइंग सिम्टम्स, क्वारंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन। अब आंसर आप कहेंगे क्वारंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन भी हो सकता है। तो यहां मैं आपको समझाता हुआ चलूं, क्वारंटाइन का मतलब होता है 40 डेज, जैसे आपने समझा 40 या 14 डेज के लिए। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो माना जाता है कि जो वायरस है 14 दिन तक ये अपना मैक्सिमम 14 दिन में इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्वारंटीन किया जाता है 14 डेज के लिए अभी एट प्रेजेंट। तो क्वारंटीन का मतलब है कि बीमारी के लक्षण नहीं है, लेकिन बीमारी हो सकती है, लक्षण नहीं है, क्या लक्षण दिखते हैं, इस सब की जांच के लिए क्वारंटीन किया जाता है। आइसोलेशन मतलब डिजीज हो गई है, लेकिन डिजीज को फैलने से रोकने के लिए वो डिजीज्ड पर्सन को ही आइसोलेट किया जाता है। तो इसमें क्या है, शोइंग सिम्टम्स, तो क्वारंटाइन का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर आता है आपका सेल्फ आइसोलेशन या आइसोलेशन। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, यहां शब्दों का मतलब आपको समझते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स इज, ऑफ कोर्स जू से आप जानते हैं जोनेटिक, तो दिस विल बी द आंसर। Next question, WHO on 11 February 2020 announced an official name for the disease that is causing 2019 novel coronavirus outbreak. COVID-19, coronavirus disease 19. ये इसकी full form है and this will be the answer. Mild symptoms of novel coronavirus, cough, fever, shortness of breath, all of the above. Very easy question. You can answer it very easily. From where coronavirus got its name? देखिए कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर आप देख ही पा रहे होंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्राउन लाइक शेप होते हैं, यानी इस तरीके से ये क्राउन लाइक शेप इसमें होते हैं, तो यहीं से इसको ये नाम मिला है। ए विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस? कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर, विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, ऐड मोर गार्लिक इनटू डाइट। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर को तो हम जब विजिट करेंगे जब हमारे हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगी। कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, स्नीज करते वक्त आपको अपना मुंह और माउथ है वो कवर रखना है। वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर, हर घंटे में आपको अपने हाथ धोने हैं। तो अब हमारा जो आंसर है वो रहेगा कि आइदर ए और बी। तो हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस? तो देखिए प्रोटेक्ट का मतलब, इसका मतलब तो हुआ सीधा का सीधा कि आपने हाथ धोए, अगर आपके हाथ में वायरस है तो उसको हटाया है। लेकिन आप जानते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से वायरस फैलता है, तो इसके लिए सबसे प्रभावी क्या रहेगा, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको आपको कवर करना। तो नोज एंड माउथ को आप कवर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ sneezing. What is coronavirus? Family of viruses, family of nidoviruses, both A and B are correct. ये आप जानते हैं, very easy.
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? सार्स, मर्स दोनों हैं, कोरोना वायरस से ही रिलेटेड हैं ये। और अभी जो लेटेस्ट है वो सार्स कोव 2, ये मैन कोरोना का वायरस का वो है डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? फैविपिराविर। देखिए जब लॉकडाउन चल रहा था और विभिन्न देशों में लॉकडाउन का प्रयोग किया जा रहा था, उस वक्त कुछ दवाइयां ऐसी थीं जो कि अवेलेबल करवाई जा रही थी या जिनके इफेक्ट्स अच्छे देखे जा रहे थे कोरोना मरीजों के ऊपर। तो और उसी से रिलेटेड एक फैविपिराविर एक जो है दवाई वो बनाई थी कंपनी ने। तो ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स अंडर द ब्रांड नेम फेविफ्लू के नाम से, बिल्कुल सही है। फेविपिराविर एंटीवायरल है, ये भी सही है। इन इंडिया फर्स्ट कोविड-19 ड्रग, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। तो ये जानकारी आपको हल्की हल्की चलनी है। ये एक ड्रग है जो कंपनी है ग्लेनमार्क, उसने लॉन्च किया, इंडियन कंपनी है एट द टाइम जबकि उसका कोई वैक्सीन नहीं था। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग ऑल दोज बर्निंग क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर।